हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं पुनः पीछे पढ़ाए गए पाठ को आगे बढ़ाते हुए, जिसमें हमने बीए पार्ट 2 सब्सिडरी, पेपर 2 एवं बीए पार्ट 1 ऑनर्स के पेपर 2 में पढ़ाए जाने वाले पेपर असामान्य मनोविज्ञान के पाठ को मैंने बताया था, जिसमें प्राइमरी मेंटल मैकेनिज्म की हमने चर्चा की थी कि प्राइमरी मेंटल मैकेनिज्म क्या है, रिजोल्यूशन ऑफ मेंटल कॉन्फ्लिक्ट किस प्रकार से होता है। उसी प्रकार में प्राइमरी मेंटल मैकेनिज्म की चर्चा करते हुए हमने उसके एक सब पार्ट रिप्रेशन के बारे में बताया था कि दमन क्या है, दमन के आधार पे किस प्रकार का, दमन के आधार पे किस तरह से व्यक्ति मानसिक संघर्ष से निकलता है बाहर, या मानसिक संघर्ष को कम कर देता है, मानसिक संघर्ष की तीव्रता को कम कर देता है। दमन किस प्रकार से प्राथमिक एवं द्वितीयक, प्राइमरी और सेकेंडरी दमन कहलाता है, दलन क्या होता है और अवरोधन क्या होता है, इन सब चीज़ों की हमने चर्चा पिछले क्लास में की थी। अब मैं उसी पाठ को आगे बढ़ाते हुए रेशनलाइजेशन या यौक्तिकीकरण जिसे कहा जाता है, उसके बारे में मैं बताऊंगा कि वह क्या है। मनोवैज्ञानिकों ने बताया कि रेशनलाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें इरेशनल अभिप्रेरकों या इच्छाओं से उत्पन्न मानसिक संघर्ष या टेंशन, तनाव का समाधान उन मोटिवेशन या इच्छाओं को रेशनल, युक्तिसंगत, तर्कपूर्ण बनाकर विवेकपूर्ण व्याख्या कर किया जाता है, जो कि खुद अपने आप में अतर्कपूर्ण होता है। इस तरह से व्यक्ति अपने अयुक्तिसंगत व्यवहारों को एक युक्तिसंगत एवं जस्टिफिएबल व्यवहार के रूप में परिणत कर अपने आप को संतुष्ट करता है तथा मानसिक संघर्ष से अपने आप को बचाता है, या मानसिक संघर्ष की तीव्रता को कह लीजिए तो कम करता है। यहाँ पर जेली तथा जैगलर नामक मनोवैज्ञानिक ने इसे जो परिभाषा दी है, उसको देखने से भी स्पष्ट होगा कि यह किस प्रकार का मेंटल मैकेनिज्म है। उन्होंने 1981 ईस्वी में इसकी परिभाषा देते हुए कहा कि यौक्तिकीकरण एक भ्रामक विवेक है, फैलेसियस रीजनिंग है, भ्रामक, जिसमें स्वयं एवं दूसरों के सामने किसी अयुक्ति संगत व्यवहार को अधिक युक्ति संगत एवं तर्क संगत व्यवहार के रूप में उपस्थित किया जाता है। इसमें इस परिभाषा से स्पष्ट है कि अवांछनीय तथा अनुचित व्यवहार को से बचने के लिए वह विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाओं का यूज करता है। परीक्षा में यदि कोई विद्यार्थी कम अंक लाता है तो उसका ठिकरा पुस्तक पर, अपने गार्जियन पर, अपने टीचर्स पर डाल के यह कह के बच जाता है कि अमुक टीचर ने अच्छा से क्लास ही नहीं लिया, शिक्षक वर्ग कक्ष में अच्छा से नहीं पढ़ाते थे, पुस्तक जो मैं पढ़ रहा था वह सब स्टैंडर्ड था, या गार्जियंस हमको पढ़ने के लिए मौका ही नहीं देते थे, इसीलिए हम फेल कर गए, असफल हो गए। तो इस प्रकार का जो युक्ति वह बच्चा या वह छात्र अपनाता है, वही रेशनलाइजेशन का उदाहरण है। उसी तरह से यदि किसी को अच्छा पैसा नहीं हो, महल नहीं हो, महल अच्छे बिल्डिंग में नहीं रह रहा हो, तो यह कहकर अपने आप को बचा लेना कि उस महल से अपनी टूटी फूटी झोपड़ी ही अच्छी भली, तो यह भी रेशनलाइजेशन का ही उदाहरण है।
रेशनलाइजेशन मनोवैज्ञानिकों के अनुसार रेशनलाइजेशन के दो प्रकार हैं। एक को सावर ग्रेप टाइप्स तथा दूसरे को स्वीट लेमन टाइप कहते हैं। बोलचाल की भाषा में हम अक्सर यूज करते हैं द ग्रेप्स आर सावर, अंगूर खट्टे हैं। परंतु इसके पीछे रेशनलाइजेशन काम करता है। जो चीज़ हमको मिल ही नहीं पाता है, जिसकी हम आकांक्षा करते हैं, नहीं मिलने के वजह से वह अचेतन मन में धकेल दिया जाता है चेतन मन से। अब उसकी मानसिक संघर्ष की पूर्ति हम लोग इसी सावर ग्रेप्स टाइप्स जो है या सावर ग्रेप्स टाइप्स या यह समझ लीजिए कि इसमें कोई किसी लड़के की शादी की इच्छा किसी सुंदर स्त्री से, किसी सुंदर लड़के से होती है और वह उसकी पूर्ति नहीं कर पाता है, तो इसके वजह से वह मानसिक संघर्ष में रहता है और चेतना से वह अचेतन मन में धकेल दिया जाता है। अब इस मानसिक संघर्ष की पूर्ति कैसे करता है या मानसिक संघर्ष को कम कैसे करता है, इस पर जब मनोविश्लेषणात्मक व्याख्या हुई तो मनोवैज्ञानिक ने कहा कि वह अपने मन को इलॉजिकल तरीके से या इरेशनल तरीके से जस्टिफिकेशन देने की कोशिश करता है कि जितनी भी सुंदर स्त्रियां होती हैं वह करप्ट चरित्र की होती हैं, इसलिए अच्छा हुआ कि वैसे लड़की से हमारी शादी नहीं हुई। तो इस प्रकार का जो अंगूर खट्टे हैं के आधार पे जो व्याख्या की गई वह आपको सावर ग्रेप्स टाइप्स रेशनलाइजेशन में का उदाहरण है। दूसरा है स्वीट लेमन टाइप रेशनलाइजेशन। इसमें अपनी कम कीमती चीज़ों को दूसरे के अधिक कीमती चीज़ों से बेटर बताते हुए समझना, समझाना, मन में विचार लाना, इस प्रकार का जो थाट्स होता है उसको हम लोग स्वीट लेमन टाइप रेशनलाइजेशन कहते हैं। जैसे कि अपनी झोपड़ी दूसरे के महलों से ही काफ़ी अच्छी है। हम जो सूखी रोटी खाते हैं वह महल में जो खाने वाले 50 प्रकार के 56 प्रकार के भोग हैं उससे अच्छा है, यह कहना और यह मन को कहते हुए मानसिक संघर्ष की तीव्रता को कम करना या मानसिक संघर्ष से अपने आप को बचा लेना, इस प्रकार का जो भाव होता है वह स्वीट लेमन टाइप कहलाता है। अब प्राइमरी मेंटल मैकेनिज्म के विभिन्न प्रकारों में विभिन्न 2 प्रकारों से आगे बढ़ते हुए हम चर्चा करेंगे रिएक्शन फॉर्मेशन की, जिसे प्रतिक्रिया निर्माण के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। इस मनोरचना में व्यक्ति अपने ईगो को किसी कष्टकर अप्रिय इच्छा तथा प्रेरणा के ठीक विपरीत इच्छा या प्रेरणा विकसित कर अपने मानसिक संघर्ष से दूर होता है या मानसिक संघर्ष को कम करता है। एक प्रकार का डिफेंसिव प्रोसेस के रूप में यह काम करता है। डिफेंसिव रिएक्शन फॉर्मेशन के विकास में 2 तरह के चरण पाए जाते हैं। पहला जो चरण होता है अप्रिय एवं कष्टकर विचारों एवं इच्छाओं को अचेतन में दमन कर लेता है तथा दूसरे चरण में वह दमित इच्छा विचारों को ठीक विपरीत इच्छा लाकर चेतन में व्यक्ति अपने तनाव को कम करता है। प्रतिक्रिया निर्माण के अनेक उदाहरण हमें दैनिक जीवन में भी बराबर देखने को मिलते हैं। प्रेम करने में असफल हो जाने पर अपनी प्रेमिका या प्रेमी से घृणा करना, भ्रष्ट नेता द्वारा अक्सर भ्रष्टाचार के विरोध में भाषण दिया जाना, यह रिएक्शन फॉर्मेशन का ही एक प्रकार होता है। इस प्रकार को हम लोग जनरली 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली या मुंह में राम बगल में छुरी नामक जो हमारे हिंदी साहित्य में प्रोवर्ब्स हैं, लोकोक्तियाँ हैं, उसके आधार पर कह के समझाया गया है कि यदि किसी व्यक्ति को सुंदर स्त्री से, सुंदर लड़की से शादी करने की इच्छा हो और वह उसमें असफल हो जाता है तो उसका सारा ठीकरा वह उसके रूप में
उस पर फोड़ देता है कि वह लड़की अच्छा हुआ शादी नहीं हुआ, वह लड़की या स्त्री चारित्रिक रूप से गिरी हुई थी। और इस प्रकार से अपने मन को चेतन स्तर पर समझाने की कोशिश करता है और वह मानसिक संघर्ष की स्थिति से अपने आप को बचा लेता है। अब जो चौथा प्रकार है उसे हम लोग रिग्रेशन के नाम से जानते हैं, जिसे हिंदी में प्रतिगमन भी कहते हैं। फ्राइड के द्वारा जितने भी मनोरचनाओं में की व्याख्या हुई उसमें प्रतिगमन भी एक बहुत ही महत्व रखने वाला मनोरचना के रूप में जाना जाता है। प्रतिगमन का यदि शाब्दिक अर्थ हम देखेंगे तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है कि पीछे की ओर जाना। इसमें मानसिक संघर्ष वाला व्यक्ति अक्सर उस अवस्था से बचने के लिए वैसा व्यवहार करता है जैसा कि एक बच्चा करता है, कम उम्र के बच्चे करते हैं। इसकी भी व्याख्या करते हुए जेली तथा जाइगर ने बताया कि प्रतिगमन में मनोलैंगिक विकास के प्रारंभिक अवस्था या अभिव्यक्ति की कुछ ऐसी तरीकों जो साधारण एवं बचकाना चाइल्ड लाइक होते हैं, उस ओर यदि व्यक्ति उल्टाव या पलटाव या पीछे की ओर जाता है तो इसी अवस्था का नाम रिग्रेशन या प्रतिगमन कहा जाता है। किसी उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि किसी मानसिक संघर्ष से बचने के लिए कभी कभी व्यक्ति में पाया जाता है कि व्यक्ति दुख की स्थिति से बचने के लिए फूट फूट कर रोने लगता है। ऐसा रोता है जैसे बच्चा रोता हो, और रोने के उपरांत यह पाया जाता है कि मानसिक संघर्ष में कमी आ गई। तो यह जो अवस्था है वह प्रतिगमन को सिद्ध करता है और मानसिक आवेग से अपने आप को वह व्यक्ति बचा लेता है। उसी तरह देखा गया कि कभी कभी बच्चों के कपड़े पहनकर, बच्चों जैसा कपड़ा पहनकर एक व्यक्ति, जवान व्यक्ति, युवा व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति व्यवहार करता है। तो अचेतन रूप से ऐसा व्यवहार करने का कारण, बच्चों सा व्यवहार करने का कारण मानसिक संघर्ष को दूर करना ही होता है। इसके दो प्रकार होते हैं, एक है ईगो रिग्रेशन और दूसरा है लिबिडो रिग्रेशन। यदि बच्चा के तरह व्यवहार करके, गुल्ली डंडा करके, गोली खेल के, पतंग उड़ा के एवं बच्चों के तरह कूद फान करके, रो के, धो के, इस तरह बच्चे व्यवहार करते हैं, उस तरह का व्यवहार करके कोई व्यक्ति जब मानसिक संघर्ष से अपने आप को बचा लेता है तो यह अवस्था ईगो रिग्रेशन कहलाता है। और दूसरा है लिबिडो रिग्रेशन। इस स्थिति में व्यक्ति अंगूठा चूसना, गुड्डे गुड़िए का शादी करवाना, टॉफ़ी खाना, बच्चों से व्यवहार करना आदि व्यवहार करता है, तो उससे भी मानसिक संघर्ष से उसकी बचाव होती है और वह बच्चों का व्यवहार करने के कारण पीछे जाकर इसे लिबिडो रिग्रेशन का नाम दिया गया है। मानसिक संघर्ष से अपने आप को वह बचाता है। मानसिक संघर्ष या अंतर्द्वंद को दूर करने का तरीका व्यक्ति क्यों अपनाता है, इसका उत्तर देते हुए मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि बाल्यावस्था सबसे ज़्यादा सुखद अवस्था व्यक्ति का होता है और वह इसीलिए उस अवस्थिति में जाके उस मानसिक संघर्ष की अवस्था से बचने की कोशिश करता है, क्योंकि बाल्यावस्था में ईड डोमिनेंट होता है और वह प्लेजर प्रिंसिपल से ज़्यादा गाइड होता रहता है। प्रतिगमन को क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ने एक प्रमुख मनोरचना के रूप में माना और उनका कहना है कि प्रतिगमन के आधार पर साइकोसिस और सिजोफ्रेनिया के रोगियों का इलाज बहुत आसानी से संभव होता है। अतः प्रतिगमन का मनोविज्ञान के, खासकर असामान्य मनोविज्ञान के क्षेत्र में काफ़ी ही महत्व है। अतः प्रतिगमन को बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया। अब हम नेक्स्ट क्लास में जो इसके बचे हुए प्राइमरी मेंटल मैकेनिज्म के हैं अन्य पार्ट्स, उसकी चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।